सिनेमा की दुनिया में अक्सर ऐसी कहानियां देखने को मिलती हैं जो हमें हंसाती भी हैं और साथ ही साथ हमारे समाज की कड़वी सच्चाइयों का आईना भी दिखाती हैं। साल 2026 के जून महीने की 4 तारीख को सीधे घर बैठे देखने वाले मंच नेटफ्लिक्स पर एक बेहद ही अनोखी और गुदगुदाने वाली फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम है मां बहन। यह कोई आम पारिवारिक ड्रामा नहीं है, बल्कि यह एक काले हास्य और रहस्य से भरी हुई ऐसी कहानी है जो दर्शकों को बांध कर रखती है और समाज के दोहरे चेहरे पर करारा तमाचा मारती है। इस फिल्म का निर्देशन सुरेश त्रिवेदी ने किया है, जिन्होंने इससे पहले भी इंसानी रिश्तों की बारीकियों को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती से उतारा था। इस फिल्म का निर्माण विक्रम मल्होत्रा और सुरेश त्रिवेदी ने मिलकर अपने अपने बैनर के तहत किया है। फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी या ताकत इसकी मुख्य स्टार कास्ट है, जिसमें हमारे देश की धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित, आज के दौर की बेहद प्रतिभाशाली अदाकारा तृप्ति डिमरी, सोशल मीडिया पर अपनी कॉमेडी से सबका दिल जीतने वाली धारणा दुर्गा और भोजपुरी और हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रवि किशन मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। आज हम इस पूरी फिल्म की कहानी, इसके सभी मुख्य किरदारों के अभिनय, इसके सकारात्मक पहलुओं और इसकी कुछ कमियों के बारे में बिल्कुल वैसे ही बात करेंगे जैसे दो दोस्त चाय की चुस्की लेते हुए आपस में बैठकर किसी मजेदार विषय पर चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले इस बेहद उलझी हुई और रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का मुख्य केंद्र है दिल्ली या उसके आसपास की एक मध्यवर्गीय बस्ती, जिसका नाम है आदर्श कॉलोनी। इस कॉलोनी में रेखा नाम की एक बेहद खूबसूरत, बेबाक और अपने दम पर जीने वाली विधवा महिला रहती है, जिसकी भूमिका को माधुरी दीक्षित ने निभाया है। रेखा समाज की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी जीती है, लेकिन अपनी इसी बेबाकी और खूबसूरती की वजह से वो पूरी कॉलोनी के पुरुषों की आंखों का तारा और उनकी कल्पनाओं का केंद्र बनी हुई है। पूरी कॉलोनी के पुरुष उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं जो सच से कोसों दूर हैं और सिर्फ उनकी अपनी गंदी सोच का नतीजा है। रेखा ने अकेले ही अपनी 2 बेटियों की परवरिश की है। उसकी बड़ी बेटी का नाम जया है, जिसे तृप्ति डिमरी ने निभाया है। जया की शादी पटना में रहने वाले मानस नाम के एक बहुत ही घमंडी और खुद को बड़ा समझने वाले इंसान से हुई है। रेखा की छोटी बेटी का नाम सुषमा है, जिसे धारणा दुर्गा ने निभाया है। सुषमा आज के दौर की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो इंटरनेट पर वीडियो बनाती है। कुछ समय पहले सुषमा का एक चुंबन का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था, जिसके बाद कॉलोनी में होने वाली बदनामी से अपनी बेटियों को बचाने के लिए रेखा को मजबूरी में यह नाटक करना पड़ा कि उसने अपनी छोटी बेटी को घर से बेदखल कर दिया है और तब से सुषमा अपनी बड़ी बहन जया के साथ ही रहती है। कहानी में असली धमाका तब होता है जब एक रात रेखा के पड़ोस में रहने वाला चरित्र कुमार गुप्ता, जिसकी भूमिका को रवि किशन ने निभाया है, रेखा के सामने एक बड़ी मुसीबत बनकर खड़ा हो जाता है। गुप्ता जी खुद को कॉलोनी का बहुत बड़ा धार्मिक और नैतिक रक्षक मानते हैं, लेकिन अंदर से उनकी नीयत बहुत ही खराब है। वो उस शराब की दुकान के प्रबंधन का काम देखते हैं जहां रेखा नौकरी करती है। गुप्ता जी को पता चल जाता है कि रेखा ने अपनी कुछ मजबूरियों के कारण दुकान के पैसों में थोड़ी हेराफेरी की है। वो रेखा को धमकी देते हैं कि वे उसकी इस चोरी की शिकायत ऊपर कर देंगे, जिससे उसकी नौकरी चली जाएगी और वह जेल पहुंच जाएगी। रेखा बहुत घबरा जाती है और इस मामले को शांति से सुलझाने और कुछ समय मांगने के बहाने गुप्ता जी को ताश खेलने के बहाने अपने घर बुलाती है। लेकिन गुप्ता जी की गंदी सोच इस आमंत्रण का गलत मतलब निकाल लेती है। वे सोचते हैं कि रेखा उन पर डोरे डाल रही है। वे रात के अंधेरे में जबरन रेखा के घर में घुस आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। खुद को बचाने की जद्दोजहद में रेखा गुप्ता जी को पीछे धकेलती है। गुप्ता जी का संतुलन बिगड़ जाता है और वे घर के सामानों से टकराते हुए सीधे फर्श पर रखी सिलबट्टे की कुंडी से जा टकराते हैं और उनके सिर पर गहरी चोट लगती है, जिससे वे वहीं बेहोश हो जाते हैं। रेखा को लगता है कि गुप्ता जी की मौत हो चुकी है। डर और घबराहट के मारे उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। रात के 2 बजे वो तुरंत अपनी दोनों बेटियों जया और सुषमा को फोन करके अपने घर बुलाती है। जब दोनों बेटियां वहां पहुंचती हैं और फर्श पर गुप्ता जी की लाश जैसी हालत देखती हैं, तो वे भी दंग रह जाती हैं। रेखा घबराहट में प्रस्ताव रखती है कि वे सब मिलकर इस शरीर को पास की नहर में फेंक देते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन जब वे तीनों मिलकर भारी भरकम गुप्ता जी को घसीट कर ले जाने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि गुप्ता जी मरे नहीं हैं, बल्कि उनकी सांसें अभी भी चल रही हैं। अब उनके सामने एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। अगर गुप्ता जी होश में आ गए तो वे रेखा की पैसों की चोरी की बात पुलिस को बता देंगे और उन्हें जेल भिजवा देंगे। इस डर से रेखा और उसकी बेटियां फैसला करती हैं कि वे गुप्ता जी को होश में नहीं आने देंगी।
वे उन्हें 2 दिनों तक अपने घर में ही बांध कर रखेंगी और खांसी की दवाई का भारी डोज देकर सुलाए रखेंगी। इन 2 दिनों में रेखा चुपके से दुकान के चुराए हुए पैसे वापस रख देगी ताकि गुप्ता जी के पास उसे ब्लैकमेल करने का कोई मौका न बचे। जो योजना कागज पर बहुत ही आसान और साधारण लग रही थी, वो असल जिंदगी में आते ही पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। कॉलोनी में गुप्ता जी की गुमशुदगी को लेकर हड़कंप मच जाता है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उनकी बेटी गोल्डी की शादी होने वाली है और शादी की रस्मों के बीच से गुप्ता जी गायब हैं। उनकी पत्नी रोती बिलखती अपने पति को ढूंढ रही है। इसी बीच पटना से जया का पति मानस बिना बताए अचानक रेखा के घर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे शक था कि जया इतनी अचानक बिना बताए अपनी मां के घर क्यों चली गई। कहानी में मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब सुषमा का असली जैविक पिता, जो बरसों पहले उन्हें छोड़कर भाग गया था और अब खुद को सेना का अधिकारी बताकर लोगों को ठगने का काम करता है, अचानक आकर पैसों की मांग करने लगता है। इन सब मुसीबतों के ऊपर गुप्ता जी के परिवार के पास एक फोन आता है जिसमें गुप्ता जी को छोड़ने के बदले 5.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। इस फिरौती के फोन के बाद घर के अंदर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण हो जाता है। तीनों महिलाओं को एक दूसरे पर शक होने लगता है कि शायद उनमें से ही किसी ने ये खेल रचा है। सालों से मन में दबा हुआ गुस्सा, मां की बदनामी को लेकर जया के मन की शर्म और हीन भावना, सुषमा का ये सोचना कि वह इस परिवार की बिनचाही दूसरी बेटी है जिसे कभी प्यार नहीं मिला, और रेखा का अकेलापन और बेबसी, ये सारी दबी हुई भावनाएं एक बहुत ही हिंसक और तीखी बहस के रूप में बाहर निकल आती हैं। इस पूरे बवाल और अफरा तफरी के बीच जया के अंदर एक नया आत्मविश्वास जागता है। वो सालों से अपने पति मानस के हाथों प्रताड़ित हो रही थी और अपनी झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसका हर अत्याचार सह रही थी। जया आखिरकार मानस के सामने खड़ी होती है और उसे बताती है कि उसे उसकी शारीरिक कमजोरी यानी उसके पिता न बन पाने की सच्चाई बहुत पहले से पता है। वो मानस को याद दिलाती है कि उसने उसके साथ और उसकी छोटी बहन सुषमा के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। जया अपनी मां के सामने ही मानस को घर से बाहर निकाल देती है और साफ कह देती है कि वह अपनी शर्तों पर उससे तलाक लेगी। ये बदलाव जया के किरदार को बहुत ही मजबूत बनाता है। तभी घर के अंदर बंद गुप्ता जी को होश आ जाता है और वे किसी तरह रस्सी खोलकर अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन गुप्ता जी इतने पर ही शांत नहीं बैठते। वे इस पूरे वाकये का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और रेखा को ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि अगर रेखा ने अपना घर उनके नाम नहीं किया तो वे पुलिस में उसके खिलाफ जान से मारने की कोशिश और अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। वे फिर से रेखा के घर आते हैं और अपनी ताकत का धौंस जमाते हुए रेखा से कहते हैं कि वो उनके पैर दबाए और उनकी सेवा करे। वे तीनों महिलाओं को बुरी तरह से अपमानित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ये तीनों महिलाएं डरने वाली नहीं थी। वे मिलकर मुकाबला करने का फैसला करती हैं। वे गुप्ता जी के पीने के पानी में नशीली दवा मिला देती हैं। जब गुप्ता जी बेसुध हो जाते हैं तो वे उनके कपड़े उतारकर उन्हें एक आपत्तिजनक स्थिति में लाती हैं और उनके कई सारे फोटो खींच लेती हैं। वे गुप्ता जी को धमकी देती हैं कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो ये सारे फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिए जाएंगे, जिससे समाज में उनका धर्म और नैतिकता का ढोंग पूरी तरह उजागर हो जाएगा। इसी बीच गुप्ता जी की खुद की पत्नी उन्हें रेखा के बेडरूम में इस अर्धनग्न हालत में देख लेती है, जिससे गुप्ता जी की समाज और घर में बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। जब गुप्ता जी इसके बाद भी पुलिस में जाने की धमकी देते हैं तो रेखा पूरी कॉलोनी के सामने आकर उस रात की घटना का पूरा नाटक खुद करके दिखाती है और साबित कर देती है कि गुप्ता जी ने उस रात उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और उसने जो भी किया वो अपनी आत्मरक्षा में किया था। रेखा उन्हें चुनौती देती है कि वे पुलिस के पास जाएं ताकि कॉलोनी के लोगों को उनकी असली हकीकत पता चल सके। गुप्ता जी पूरी तरह से हार मान लेते हैं। इस घटना के कुछ महीनों बाद का दृश्य दिखाया जाता है। रेखा, जया और सुषमा आपस में बैठकर आराम से टीवी देख रही होती हैं। तभी समाचारों में एक खबर आती है जिससे उनके सामने ये सच उजागर होता है कि गुप्ता जी की फिरौती के लिए फोन करने वाला और कोई नहीं बल्कि गुप्ता जी की अपनी बेटी गोल्डी थी। गोल्डी ने सालों से पाई जोड़कर उतने पैसे बचाए थे ताकि वह अपने पिता द्वारा जबरन तय की गई शादी से भाग सके और टीवी के एक गाने के रियलिटी शो में हिस्सा ले सके। उस रात उसने अपने पिता को रेखा के घर में घुसते हुए देख लिया था और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने अपने पिता के ही अपहरण की झूठी कहानी बनाकर अपने बचे हुए पैसों की भरपाई करने की कोशिश की थी। फिल्म के अंत में गोल्डी को राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने असली नाम हेमा के साथ गाते हुए दिखाया जाता है, जबकि रेखा, जया और सुषमा उस संकीर्ण सोच वाली कॉलोनी के लोगों के तानों और उनकी सोच को पीछे छोड़कर अपने जीवन की सभी कड़वी यादों से उबरकर एक मजबूत और एकजुट परिवार के रूप में आगे बढ़ जाती हैं।
अब यदि हम इस बेहतरीन चलचित्र की खूबियों यानी इसके सकारात्मक पहलुओं पर गहराई से बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका बहुत ही अनूठा और अलग तरह का लेखन है। निर्देशक सुरेश त्रिवेदी ने एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को काले हास्य के तड़के के साथ पर्दे पर पेश किया है। फिल्म का हर एक दृश्य दर्शकों को हंसाने के साथ साथ यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारा समाज महिलाओं को लेकर कितनी संकीर्ण सोच रखता है। एक अकेली रहने वाली विधवा महिला को किस तरह से पूरी कॉलोनी के पुरुष अपनी जागीर समझते हैं और उसके चरित्र पर उंगली उठाते हैं, इसे बहुत ही वास्तविकता के साथ दिखाया गया है। अभिनय की बात करें तो माधुरी दीक्षित ने रेखा के रूप में एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वे अभिनय की कितनी बड़ी मलिका हैं। उनके अभिनय में जो ठहराव, गंभीरता और साथ ही साथ परिस्थितियों के अनुसार जो मजाकिया अंदाज देखने को मिलता है वह वाकई काबिले तारीफ है। तृप्ति डिमरी ने जया के रूप में एक ऐसी दबी कुचली पत्नी का किरदार निभाया है जो अंत में अपने हक के लिए खड़ी होती है। उनके चेहरे पर दिखने वाला गुस्सा और अपने पति को घर से बाहर निकालने का उनका वह दृश्य फिल्म के सबसे बेहतरीन दृश्यों में से एक है। धारणा दुर्गा ने सुषमा के रूप में पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया है और उन्होंने साबित किया है कि वे केवल छोटे वीडियो बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि एक पूरी फिल्म को अपने अभिनय से संभाल सकती हैं। रवि किशन ने चरित्र कुमार गुप्ता के रूप में जो अभिनय किया है वो इस फिल्म की जान है। उन्होंने एक पाखंडी, डरपोक और भीतर से गंदी सोच रखने वाले इंसान के किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया है कि दर्शकों को उनके किरदार से नफरत होने के साथ साथ उनके ऊपर हंसी भी आती है। फिल्म का दूसरा सबसे मजबूत पक्ष इसका पार्श्व संगीत और दृश्यों का संपादन है। चूंकि यह एक थ्रिलर या रहस्यमय फिल्म है, इसलिए दृश्यों के पीछे बजने वाला संगीत कहानी में तनाव पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब तीनों महिलाएं गुप्ता जी के शरीर को घसीटने की कोशिश करती हैं, तो उस दृश्य का संगीत और संपादन इतना लाजवाब है कि दर्शक अपनी हंसी नहीं रोक पाते। फिल्म की रफ्तार बहुत ही कसी हुई है और यह कहीं भी दर्शकों को बोर नहीं होने देती। कमियों की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसका अंत है, जो कुछ दर्शकों को थोड़ा ज्यादा फिल्मी और अचानक से सुलझने वाला लग सकता है। गोल्डी का फिरौती वाला सच जिस तरह से अंत में टीवी समाचारों के जरिए सामने आता है वो थोड़ा ज्यादा संयोग पर आधारित लगता है और लेखक के पास कहानी को जल्दी समेटने की जल्दबाजी को दर्शाता है। इसके अलावा मध्य भाग में जब सुषमा का असली पिता अचानक पैसे मांगने आता है, वो उप कहानी मुख्य कहानी की रफ्तार को थोड़ी देर के लिए धीमा कर देती है और ऐसा लगता है कि उसे केवल फिल्म का समय बढ़ाने के लिए डाला गया था। फिर भी इन छोटी मोटी कमियों को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो माँ बहन साल 2026 की सबसे बेहतरीन और लीक से हटकर बनी फिल्मों में से एक है। ये हमें सिखाती है कि समाज चाहे कितनी भी उंगलियां क्यों न उठाए, अगर परिवार की महिलाएं आपस के मतभेदों को भुलाकर एक साथ खड़ी हो जाएं, तो वे बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकती हैं और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकती हैं। यदि आप एक बेहतरीन अभिनय, शानदार हास्य और सस्पेंस से भरपूर कहानी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक बहुत ही मजेदार और कभी न भूलने वाला अनुभव साबित होगी।